नमस्कार। देश का सवाल में शाम 7 बजे आपका सबसे अपना पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? ये सवाल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान से खड़े हुए हैं, जहां शाह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अस्थायी बताते हुए इसके संकेत दिए तो कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार भी ठहराया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज देश का सवाल में इसी मुद्दे पर बहस होगी, मगर पहले देखते हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जब हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370, मैं मानता हूं हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थायी शब्द आप भूल गए हैं। तो अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं है। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल लोकसभा में सख्त अंदाज में अपनी बात रखी, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सरकार का स्टैंड जो पहले था वही अब है और आगे भी वही रहेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो वादा किया था, सरकार उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। लोकसभा में नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश में विलय के वक्त 630 रियायतों के साथ संधि हुई, लेकिन धारा 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बची है। शाह के इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया। ये संधि सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुई, देश की 630 रियासतों के साथ हुई। मेरा यही कहने का मतलब है, 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं बचा है। एक ही जगह नेगोशिएशन श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, वहां 370 है। मैं बोल रहा हूं। कांग्रेस ने नेहरू पर अमित शाह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और धारा 370 पर उसके मौजूदा स्टैंड पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सीधे सवाल का जवाब दे कि जब इन्होंने पीडीपी के साथ साझा सरकार बनाई थी और उस समय एक न्यूनतम कार्यक्रम तय किया गया था सरकार चलाने के लिए, उसको शायद एजेंडा ऑफ गवर्नेंस कहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में ये कमिटमेंट क्यों दिया था कि धारा 370 को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस सवाल से बड़ा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना मुमकिन है, और क्या अगर धारा 370 हटी तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने रहने की जगह अलग मुल्क बन जाएगा, जैसा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कहते रहे। 370 को कहते खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद। आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे? लेकिन बीजेपी शुरू से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को एक राष्ट्र एक कानून की नीति के खिलाफ मानती है। साथ ही वो धारा 370 को ही कश्मीर की समस्या और पिछड़ेपन की वजह भी मानती है। लेकिन सवाल है कि क्या धारा 370 हटाने से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? आखिर धारा 370 हटाने से कौन हो रहा है परेशान? सरकार की सोच कल भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। अगर ये बात कहें तो आप ये देखिए कि बीजेपी की 370 पर ये मिसाइल विपक्ष को तिल मिला रही है। और इसके साथ साथ आज हम देश का सवाल आगे बढ़ें, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, तमाम पैनलिस्ट यहां मौजूद हैं। 370 को लेकर मन में एक तरह से कई ज्वार भाटे फूट रहे होंगे, लेकिन सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जो आप
जवाब सुन सकें। तो देश के सवाल में आज हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं बताऊं कि मेरे साथ इस पैनल में देश रतन निगम, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। शबनम लोन, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो श्रीनगर से मौजूद हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार, कश्मीर एक्सपर्ट, वो भी यहां पर जुड़ेंगे। उसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार भी यहां पर मौजूद रहेंगे। राज चावला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो यहां पर होंगे। और उसके साथ साथ चेतन सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल शबनम आपसे, क्या आपत्ति है आपको अगर 370 को लेकर सरकार सोच रही है, और सोच नहीं रही, सरकार ने संकल्प भी लिया है और बीजेपी का यह साफ मानना है कि 370 हटा दी जानी चाहिए? जी, मुझे कोई संकोच नहीं है। देखिए, बीजेपी का ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो रहा है थ्रू आउट डेकेड से कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, लेकिन अब चूंकि बीजेपी पावर में है, बहुमत में है, फिर भी बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स और ड्यू प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो है तो हटाना है, हटेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से हटेगा। नहीं तो उसमें अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों को दिक्कत क्या है शबनम जी? जी, क्या अलगाववादियों ने क्या कहा? अलगाववादियों ने, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अलगाववादियों से ज्यादा जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट यहां पर उजागर कर रहे हैं वो अब्दुल्ला अजहर मुफ्तीज हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, चीफ मिनिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। अगर हुर्रियत कहती है पाकिस्तान से बात करो, फिर भी उनका कहना जायज है। लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 370 हटाने के लिए पाकिस्तान से क्यों बात होनी चाहिए? संविधान की शपथ लेंगे शबनम जी, लेकिन 370 हटाने के लिए पाकिस्तान से क्यों बात होनी चाहिए? आप उन चीफ मिनिस्टरों से कहें ना, जो हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा जिन्होंने फायदा लिया है, उन लोगों से पूछे ना। फिर एक दूसरी बात है, देखिए 370 धारा जो है, एक प्राइवेट मेंबर ने 67 में बिल लाई थी, शायद रविकांत शास्त्री उनका नाम था। उस वक्त के गृह मंत्री जो थे गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने कहा भाई क्या आप इसको एब्रोगेट करना है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके इसको ऑलरेडी खोखला कर चुके हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, इसमें रहा क्या है? ये कंकाल है 370 और कुछ नहीं है, ये धोखा है। सही भी है, एक तरह से आप देखें तो इसमें काफी इंग्रेस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर भी मेरा ये मानना है कि धारा को हटाना कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, अगर आप उसमें जाएं 306A। शबनम जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे पता है आप बहुत थोड़े समय के लिए जुड़ी हैं। मेरे साथ नवीन कुमार भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नवीन कुमार, इतना आसान नहीं होगा 370 को हटाना। जी मनीष भाई, जितना आसानी से पंडित नेहरू ने 370 लगाया और जितना आसानी से राजीव गांधी जी ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया और जितनी आसानी से कश्मीर को विवादित बनाया था कांग्रेस के लोगों ने, मैं समझता हूं वाकई में उतना आसान तो है ही नहीं। और उतना आसान होता तो पहले कब का हो गया होता। नहीं, शबनम लोन का आरोप है आप पर कि आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सत्ता बनाई थी आपने। मैं वही कह रहा हूं, हमने उन लोगों के साथ मिलकर के सत्ता बना के ऑपरेशन क्लीन चला करके आतंकवादियों को मारा भी था। शायद उनको ये बात नजर नहीं आई और यही कारण था कि वो सरकार में रहते हुए किस प्रकार से सेपरेटिस्टों को और ये जितने हुर्रियत के नेता हैं या फिर अलगाववादी हैं, जिनको पुरानी सरकारें पैसा देती थी, रेड कारपेट दिया करती थी, उन सबको बंद कर दिया। उसी सरकार में रहते रहते जो आतंकवादियों को समर्थन करते थे उनको सिक्योरिटी मिला करती थी, उनको सरकारी खर्चे पे दामादों की तरह हवाई जहाज में लाकर के दिल्ली में इलाज कराया जाता था, महंगे महंगे 5 सितारा अस्पतालों के भीतर। मोदी सरकार ने वो सब बंद कर दिए थे। शबनम बोलिए, सरकार में रहते रहते हमने डेवलपमेंट के काम शबनम आपका जवाब। सरकार ने उनके साथ रहते रहते हमने कश्मीर के लोगों को डिजिटल से जोड़ करके उनको एक एक पैसा भेजा, हमने वहां विकास के काम किए और यही कारण है कि वो लोग भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ है। शबनम, आप जवाब देना चाह रही थी आप? जी देखिए, मेरा ये बिल्कुल, मेरा इनसे फिर से सवाल है,
देखिए, अगर ये हुर्रियत वालों का, चलिए इन्हीं का मानते हैं, सही है, ये कहते हैं जी यहां पर हमारे लड़के जो वो सब गोली मारो, चल आर्ग्यूमेंट से इन्हीं का हम मानते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपकी जहां ये मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जो हर साल इलेक्शन 5 साल 6 साल के इलेक्शन, शबनम की आवाज में कहीं कोई तकनीकी खराबी है? ललित जी, शबनम जो बातें कह रही हैं, आपको लगता है वो बातें जायज हैं? देखिए, ऐसा मुझे शबनम जी की ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसे मेन स्ट्रीम जो कश्मीर का है, ठीक है, पृथकतावादी इस्लाम परस्त हुर्रियत परस्त तो बोलते हैं कि वो पाकिस्तान के टटपूजे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम है, वो ज्यादा डेंजरस है। दिल्ली में आके वो राम के भजन गाते हैं, कश्मीर में जाके बोलते हैं कि बुरहान वानी हमारा हीरो है, कहते हैं कि कश्मीर के लड़के जो है नौकरी के लिए नहीं मर रहे हैं, वो टूरिज्म के लिए नहीं मर रहे हैं, वो कौम के लिए मर रहे हैं। वो कौम का उनका मतलब ओपनली बोलते हैं कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है। तो ये जो सेक्युलर पॉलिटी जो दिल्ली की पिछले 70 साल से रही है, नेहरू एंड कांग्रेस से लेके इवन नरेंद्र मोदी के पिछले टेन्योर के 4 साल तक, क्या था? ये मानसिकता थी कि कश्मीर के अंदर पृथकतावाद को चैलेंज नहीं करना है। कश्मीर के अंदर जो पृथकतावाद है, जो इस्लाम परस्ती है, उसको पैरेलली कॉम्पिटिटिव सिस्टम क्रिएट करना है। 370 और 35 से लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी हमें? जब आपने देखा 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो लोग मुसलमान यहां रह गए, क्या आपने उनको 370 दिया? क्या आपने उनको 35 से दिया? शबनम, आप सुन पा रही हैं? क्या खास बात? शबनम, आप ललित अंबरदार की बात सुन पा रही हैं? आप अपना जवाब दें। और कश्मीर बहुत पैशनेट डिबेट हमेशा करती हूं, क्योंकि जहां पर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वगैरह की बात है। लेकिन देखिए, जब मैं आप हिस्टोरिकल, तो मालूम है मेरी ड्यूटी है सही कोट करना। देखिए, मेरे हाथ में ये किताब है, ये एग्रीड ड्राफ्ट है ऑफ आर्टिकल 306A, जो बाद में 370 बना। ये गोपाला स्वामी अयंगर, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार पटेल साहब, नो, एक मिनट। शबनम जी, यहाँ पर बैठे एक वरिष्ठ वकील का भी यही मानना है कि आप गलत कोट कर रहे हैं, उनके पास अपनी दलील है। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने बड़ा साफ बोला था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनती तब तक के लिए ही है ये। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ा, और ये किताब देखिए, ये देखिए, उन्होंने साफ बोला है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट है मेरे पास, इंटरप्ट ना कीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं, और उन्होंने बोला है इंटरिम मेजर है जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं आती। शबनम, आप अगर बेहिचक और बेझिझक बोल रही हैं तो सुनने की भी मात्रा रखे, वो अपना पक्ष रख रहे थे। ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल था। ये 21 चैप्टर में साफ लिखा है, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब होता है जबकि कानून आपका संसद चला रही थी दिल्ली से, और जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी उस वक्त के लिए था। अरे आई चैलेंज यू आर बायस्ड, आदरपूर्व आप लोग लोगों से एब्सोल्युटली आप गलत बोल रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देखिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, इंटरिम मेजर है, ये सिर्फ इंटरिम है, अंतरिम। ये देखिए उनका, जी हाँ, ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि इंटरिम है, ये सिर्फ साफ लिखा है इंटरिम मेजर है। ये एन गोपाल स्वामी अयंगर का साफ लिखा है जो कश्मीर के मिनिस्टर थे कि ये इंटरिम मेजर है, ये ट्रांजिशनल है। अरे वो भी यूनाइटेड नेशन ने उसको हटा दिया, फेंक दिया। और यूनाइटेड नेशन में बोला गया था टेक्निकलिटीज में आप जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी ट्रूप्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था? वो जब उनके पास आए थे, कहा था कि मैं अपने राष्ट्र के साथ ये राष्ट्रद्रोह नहीं होने दूंगा।
और वो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट हो रही थी, अरे आप सुनेंगे भी आप यही अफीम पिलाते रहे कश्मीर के मुसलमानों को। सुनिए क्या कहा था अंबेडकर ने, कहा था कि मैं अपने राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह नहीं होने दूंगा। आप हमेशा और क्या दे रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप उनको? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कास्ट इन स्टोन, कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। और इस धारा ने दिया क्या है? कश्मीर जहाज दिया है। इस धारा ने क्या दिया है? कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया है। तो इस धारा को क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? नेहरू ने गलती की, क्या हम इस देश को बचाने के लिए इस गलती को सुधार नहीं सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स आई है? नेहरू ने पहला वाला अमेंडमेंट किसने किया था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। शबनम जी यहाँ पर, ललित जी, शबनम जी यहाँ पर चूंकि आपके पास समय कम है, आप समय कम दे रही हैं, तो मैं मेरे पीसीआर से भी कहूंगा कि जो हमें ब्रेक लेना है उसको थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। राज, शबनम जो कह रही हैं, इन बातों में आपको तथ्य और जमीन का आधार कहीं दिखाई देता है? नहीं मनीष, देखिए तथ्य भी है और आधार भी है, लेकिन उस तथ्यों के इंटरप्रिटेशन का मामला, सारा खेल है कि फैक्ट तो हमारे पास है पर उसको रखे कैसे। और ये शबनम ने एक शब्द इस्तेमाल किया, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही मैं मानता हूं, और आपके एक गेस्ट रूम में लिखा भी हुआ है क्लैरिटी इन द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। तो थोड़ी क्लैरिटी की यहां की जरूरत है कि हुआ क्या था, और जब ये समझना है कि हुआ क्या था, 370 आया कहां से, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को आप पीछे चले जाएं। 306A की बात ठीक है, 370 वो बाद में बना, ये बात भी ठीक है, कब बना, कैसे बना, इसके बारे में थोड़ी स्टडी अगर हम कर लेंगे तो उसका जरा हमें लगता है क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहली क्लैरिटी जो मुझे यहां पर कहनी है वो ये है कि ये इस बारे में 70 साल से एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल झूठ है, मैं इसको सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड मानता हूं। राज, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि नवीन से भी एक सवाल बनता है। नवीन, आप पर सीधे तौर पर उंगलियां उठती हैं, आपकी मंशा तो 370 की दिखाई देती है, लेकिन ये कब और कितने जल्दी पूरी होगी? मनीष भाई, वैसे तो बात सही कही आपने कि सब कुछ सही दिखाई देता है, और जो गलतियां की पिछली सरकारों ने वो तो वही हमें सब करनी है। भाई 370 लगाया बिना कारण, पंडित नेहरू जी ने बिना अपने कैबिनेट से पूछे, बिना अपने उप प्रधानमंत्री से पूछे, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से बिना पूछे, बिना किसी से पूछे उन्होंने यूएन के अंदर जाकर के उसको विवादित क्षेत्र बताया। 71 में जब जीते जंग, हमारे हजारों सैनिकों ने अपने बलिदान देकर के पाकिस्तान को हराया, तो इंदिरा गांधी जी ने कारगिल समझौता, शिमला समझौता लेकर के वो पाकिस्तान का सारा हिस्सा वापस दे दिया। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको भी नहीं रखा अपने पास। सवाल तो बनेंगे, और मैं कह रहा हूं कि इनकी गलतियां कितनी माफ करेंगे, और इस गलतियों को सुधारने में भी समय लग रहा है, बात सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है और देश की जनता जानती है कि अमित शाह जी ने जो लोकसभा में, राज्यसभा में खड़े होकर के कहा, वो मात्र बयान नहीं है, वो एक रिप्लाई नहीं है। नवीन, ठीक है, मुझे शबनम से पूछना होगा, चेतन आपको भी मुझे डिबेट में लाना है, वो साफ दिखाता है। नवीन जी, मुझे शबनम से पूछना होगा कि 370 का अंत निश्चित है, चाहे कोई कुछ कर ले। शबनम, ये तो गाइडेड मिसाइल है जो 370 के लिए बीजेपी की निकल पड़ी है, इसको रोकना अब नामुमकिन है, लेकिन अगर बीच में जो रोक टोक करेगा वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी मिसाइल, ये भी साफ दिखाई देता है। जी देखिए, आपका सिर्फ बीजेपी को हक है अपना मैनिफेस्टो उजागर करने का, लेकिन बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी जो पार्टी है, यहाँ के कानून से बढ़कर नहीं है। They will have to follow the constitutional standards of due process. यहाँ पर पार्लियामेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो कानून इसका पालन कानून से होगा, इनके ख्वाहिशों से नहीं होगा। संविधान तो मानती है, शबनम जी ये तो मानती है कि पार्लियामेंट को हक है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। चैनल पे पहली बार शबनम लोन ने माना कि पार्लियामेंट को हक है इसको हटाने का, और इस देश में कानून का ही राज है, कानून का है, और ये गैर कानूनी बात अगर होगी तो कानून काम करेगा। और अगर जिस बात को लेकर अस्थायी तौर पर गृह मंत्री ने जो बात की है उसको आप ये मानती हैं कि ये पूरा नहीं होगा? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। जी देखिए, सरकार की मंशा है, लेकिन दो चीजें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट में लाया जा सकता है बिल फॉर एब्रिगेशन ऑफ एनी आर्टिकल। 64 में विष्णुकांत शास्त्री साहब ने लाया था एक बिल फॉर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उस वक्त के जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा साहब, उन्होंने कहा खोखला हो गया, छोड़ दो, अब क्या करना है। और कौन, क्योंकि वहां पे उस वक्त पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी शबनम लोन। और आपने जो कल सुनिए अमित शाह थोड़ा मैं गुलजारी लाल नंदा वाली बात को थोड़ा सा शबनम के लिए राज के पास गुलजारी लाल नंदा का जवाब है। राज गुलजारी लाल नंदा ने ये आपकी बात ठीक है, शबनम ठीक है, बस एक सेकंड। गुलजारी लाल नंदा ने ये कहा था कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, अभी सही वक्त नहीं है, हम इसको ठीक कर देंगे। अब मुझे मेरा सवाल शबनम जी आपसे है या इन लोगों से जो वकालत करते हैं, 1964 से आज 2019 में हम ये सब बातें कर रहे हैं, इतने साल में वो माहौल ही नहीं बदला। और आज जब पहली बार बात करनी हम इस पर शुरू हुए इतने साल बाद, क्यों पॉलिटिकल विल? ये मेरा सवाल है। चूंकि बहस गर्मा गर्म हो रही है और मुद्दा बहुत गर्म है, देखिए जमीन की तासीर क्या होती है। मैंने शबनम लोन से आग्रह किया था कि आप इस बहस में 15 मिनट और रुक जाएं, लेकिन अड़ियल सोच लेकर वो बैठी थी कि उन्हें 7:30 तक ही होना था और वो उठकर चली गई। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या धारा 370 हटाने से बदलेगी जम्मू कश्मीर की तस्वीर, और धारा 370 हटाने को लेकर कौन हो रहा है परेशान। इस विषय पर बहस को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में धारा 370 पर सरकार का रुख कुछ इस तरह से स्पष्ट जाहिर कर दिया है। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, ये याद रखिएगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर से सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाली है। इसके तहत उसे भारत में विलय के बाद से ही विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, जिसे कई पार्टियां हटाने की मांग करती हैं। असल में आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में विलय की जगह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन कुछ दिन बाद पाकिस्तान समर्थित कबीलाई लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय को तैयार हो गए। लेकिन विलय के लिए कुछ शर्तें रखी गयी, जिसे लागू करने के लिए संविधान में धारा 370 को अलग से जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई, जो सूबे में 1957 से ही लागू है। अब जान लीजिए धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या खास अधिकार हासिल है। संसद जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार से जुड़े कानून ही बना सकता है। राज्य के संविधान को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। 1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता है। यहाँ भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास भारत और जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर की महिला यदि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है। यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार कानून भी लागू नहीं होता। अभी कहा गया कि भरोसा नहीं, मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम और भारत के अवाम के बीच में खाई बदल। अगर भरोसा क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। कौन इसके नेता थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई वहां। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ?
कांग्रेस पार्टी पुट ऑल एड्स इन शेख अब्दुल्ला बकेट। संसद में अमित शाह ने जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच की बात कही, वो पहले शख्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध में आवाज बुलंद की थी। मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। और बीजेपी कहती है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मोदी सरकार पार्ट 2 370 और 35A को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये सरकार की नीयत और सोच तभी दिखाई पड़ने लगी थी जब गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले अगर किसी राज्यपाल से मिले थे तो वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनसे मिले। उन्होंने कश्मीर के हालातों का जायजा लिया था और उसके बाद मिशन कश्मीर पर सबसे पहला दौरा अगर गृह मंत्री ने किया तो वो कश्मीर का किया। चेतन, ब्रेक से पहले हम उनसे बात नहीं कर पाए थे। चेतन, 370 को लेकर आपको क्यों ऐसा लगता है, या कांग्रेस जिस सोच के साथ हमने मनीष तिवारी को सुना, कांग्रेस हमेशा इस बात को बचाने में लगी रहती है कि वो गलती नहीं थी, जिसको लेकर आज बीजेपी आग बबूला है। मनीष जी, 370 को समझने से पहले मैं थोड़ा सा कश्मीर के इतिहास के बारे में बोलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सबके सब थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए, जब आजादी हुई थी उस समय 500 से ज्यादा जो रियासतें थी वो सब ब्रिटिश राज के अंदर थी, कश्मीर नहीं था। तो जब ये हुआ उस समय दोनों देश, ये 2 अलग अलग देश थे उस समय, इन दोनों देशों का सुनिए पहले सुनिए, पहले मुझे बात नहीं सुनिए, नहीं गलत नहीं है, समझिए। देखिए ललित जी, मैंने आपसे गुजारिश करी, सुन लीजिए पहले मुझे, पहले 2 मिनट सुन लेते हैं, फिर ये बहस ओपन। देखिए, कुछ गलत नहीं है यहाँ पर, समझिए। ये जो बताया जा रहा है इसी में थोड़ी सी दिक्कत है मुझे यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात बताऊं, देखिए 370 की बात करें, 370 में आपने दिखाई जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी प्रावधान है यहाँ पर, इसमें सबसे ज्यादा एक चीज रह गई है, वो है जमीन अधिकृत कानून। उसके सिवा बाकी सारी चीजें बहुत डाइल्यूट हो गई हैं, बहुत हद तक डाइल्यूट हो गई है। ऐसा नहीं कह सकते क्या हुआ इतने सालों में, क्या डाइल्यूट हुए हैं? चेतन जी, क्या डाइल्यूट होती दिख रही है आपको? कश्मीरी पंडित आज तक अपनी एक ही जमीन नहीं ले पाया वापस। 371 पे जाइए आप, 371 कहां जाती है? नागालैंड में जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं? वहां पर सुनिए, चेतन जी, आज हमारा विषय देश का सवाल, सारी जगहों पे नहीं, गलत नहीं है कुछ भी। 370 बहुत जगहों पे 370 से हम दाएं बाएं ना हो, 370 से हम दाएं बाएं ना हो, नहीं है। सुनिए 370 से हम दाएं बाएं नहीं होंगे। नहीं, एक सेकंड सर, बात करेंगे अभी टेक्निकल पार्ट के ऊपर। टेक्निकल पार्ट बात चाहता हूं, सुनिए। ये जो बार आप व्याख्यान करते हैं कि 370 खोखला होगा, नेहरू जी भी बोल गए थे ये घिसते घिस जाएगा। सुनिए क्या हुआ इसकी वजह से, ललित जी ने इसकी वजह से जो मानसिकता कश्मीरी मुसलमान की हुई है, ये इसलिए क्या है, मुसलमान हिंदू छोड़ दीजिए, बहुत हो गया ये हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है। मैं इसलिए नागालैंड को उदाहरण क्यों दिया मैंने आपको? चेतन जी, आपको कश्मीरी पंडितों को वापस उनकी एक ही जमीन पर दिलवाइए, उसी को लेकर बात हो रही है। अगर सरकार चाहती है कि बदलाव आए, हटा दिया जाए जिसकी अब जरूरत। गठबंधन हुआ था पीडीपी के साथ, सारी समस्या की जड़ वहीं से स्टार्ट हुई है। पीडीपी के साथ गठबंधन की सारी समस्या, बड़ी समस्या की गठबंधन तो राजनीति बिल्कुल ही है यहाँ पर। दूसरी बात देखिए, गठबंधन जब तोड़ा गया उस टाइम क्या इधर से उधर घुमाना, गठबंधन तोड़ने के समय परिस्थितियां क्या थी? हमारे जाते हैं गृह मंत्री जी, उस समय के गृह मंत्री साहब, वो जाके क्या करते हैं, 6780 पत्थरबाजों को रिहा करवा देते हैं। क्या ये चुनाव के लिए कुछ ये उनके सिंपैथी गेन करने का ऑप्शन नहीं था? बिल्कुल था। देखिए, ललित आपसे मैं लूंगा, नवीन कुमार, आप पर सीधी उंगली है कि आपने सियासत के लिए वो सारे काम किए जिससे आपको लाभ हो। मैं मनीष जी 2-3 बातें बताना चाहता हूं। हमने सियासत के लिए क्या किया? अगर हमने सियासत के लिए किया तो हमने सियासत के लिए ऑपरेशन क्लीन चला करके आतंकवादियों का सफाया किया। हमने ध्वस्त हुए एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का, उसको दुरुस्त करने का काम किया। हमने जम्मू कश्मीर में डिजिटलाइजेशन ला करके वहां के लोगों को नवीन साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ना, अब देखिए सुनिए, पाकिस्तान से चलिए चाइना का बयान आया है,
पाकिस्तान से आतंकवादी आने कम हो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर लोकल यूथ रेडिकलाइज हो रहा है। लोकल यूथ के लिए कुछ है आपके पास करने के लिए? भाई साहब कहां से होगा? अरे कैसे हो? इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, करिए, जमीन खरीद नहीं सकते, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता नहीं है वहां पे। किसी को नवीन जी, चेतन जी हम 370 पर चर्चा हो रही है, 370 पर चर्चा हो रही है। मैं दूसरे पे आरोप के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बार बार कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब बात करी जाती है, क्या ये एक कम्युनलिज्म नहीं होता? तो क्या है? अरे क्या है, उनको निकाल दिया गया। कत्ल क्यों हुआ? कोई इसको नहीं जस्टिफाई करता है। क्यों हुआ? उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अरे उसकी बात नहीं होगी, बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के पाकिस्तान से जो आवाज आती है ना, वो आवाज बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आपको, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हम इस तरह से मैंने बहस के पहले भी कहा था, हम क्यों में वही जो बोल सके। आप बोलिए, मैंने आप ब्रेक के पहले नंबरदार जी से पूछिए, भुगते हुए देश का सवाल में मैंने आग्रह किया था कि सोचे वही जो हम बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका हम जवाब के साथ बोल रहा हूं सर। किस बैकड्रॉप में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद। कश्मीरी हिंदुओं को क्या बोला गया? यहां ऐसी कैसी पाकिस्तान बट और रोस्तो बट नफसान। दैट मीन्स हमें यहां पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर। क्यों हुआ? नहीं सुनिए, आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट चैनल है, लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज इसको डिरेल मत कीजिए। सुनिए, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीरी हिंदू है और कश्मीरी हिंदू एक हिंदू पूरे कश्मीर के अंदर चलता फिरता तिरंगा था। ललित जी, हर गलत क्या हुआ? गलत होने से क्या होगा? उस टाइम जो था, अब पिछला कदम छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने की बात है, जुनोसाइड गलत बात है, इसमें कोई अब चेतन जी ये कतई नहीं हो सकता। एक परिस्थितियां कैसी बन गई है? कश्मीर की राजनीति परिस्थितियां एक रुके हुए पानी की तरह हो गई हैं। एक तालाब में पानी रुका हुआ, अब उसके अंदर उसी पानी को बहाव के रूप में बहाने के लिए सरकार पहल कर रही है। अगर वो पानी थमा हुआ है, रुका हुआ है, साथ में हूँ, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप बात करने से क्या होगा? उनको उनका हक चाहिए, उनको उनका हक चाहिए। बताना चाहता हूँ, देखिए 30 साल से हम कश्मीर के मूल निवासी अपने हिंदुस्तान के अंदर शरणार्थी बन के रह रहे हैं। सुनिए, जिनोसाइड सिर्फ फिजिकल एक्सटर्मिनेशन नहीं होता है, जिनोसाइड ये भी होता है कि आपके अंदर रेजिस्ट करने की शक्ति को तोड़ दिया जाए। सुनिए एक बात, नवीन जी 2.0 गवर्नमेंट है यार, मुझे अब क्या नहीं होता, 5 साल बहुत होते हैं। अभी 2.0 चेतन जी 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर राज और निगम साहब और नवीन के पास भी चलना है। 30 साल से अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कश्मीर अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हम कश्मीर के हिंदू लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो सुनिए क्या हुआ, नरसिम्हा राव से लेके वाजपेयी तक और मनमोहन सिंह तक, और फिर जो भी अभी आपने इस नरेंद्र मोदी का जो पहला टेन्योर था, 4 साल यही परंपरा चलती रही। किस तरह से कश्मीर के पृथकवाद को चैलेंज नहीं किया, कश्मीर के पृथकवाद को पैरेलल कॉम्पिटिटिव पृथकवाद दिया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बीच में। आप जब गठजोड़ करते हैं उन मेन स्ट्रीम्स के साथ, वो वहां क्या बोलते हैं आप जानते हैं? कांग्रेस के साथ, जिसके साथ जब कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन था, गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, कश्मीरी हिंदू का बुचर बिटा कराटे उस वक्त जेल से छोड़ा गया। और जमीन श्रीनगर में ललित जी आप लोग पानी पीजिए। इस समय 370 को लेकर पानी सिर से ऊपर बह रहा है, आप लोग भी थोड़ा शांत हो, पानी पीजिए। मेरे साथ राज है। राज, जो तमाम दलीलें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि ये दलीलों को लेकर आगे बढ़ते हुए 370 को हटाने की बात संभव है? देखिए,
संभव है और उसके बिल्कुल संवैधानिक रास्ते इसी संविधान में मौजूद हैं। और आप ये मान लीजिए कि आपके देश की संसद और आपके देश का संविधान ये इतना ज्यादा लिबरल भी है और इतना ज्यादा लचीला है कि कुछ भी हो सकता है। पहले तो मैं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि साहब अगर ये 370 हटाया तो विलय खत्म होगा, फिर लगभग ऐसा ही बयान महबूबा का, फिर उमर भी देते। तो एक बात तो ये समझ लें कि विलय कब हुआ था, क्या ये प्री कंडीशन थी 370, क्या विलय की प्री कंडीशन थी? बिल्कुल नहीं। 2 तारीख आपको बता देता हूं, 26 अक्टूबर 1947, देश नहीं अगर कोई गलती हो तो बताइए, 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। पर मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट करूं, विलय शब्द भी गलत है। इस शब्द को मैं अधिमिलन कहता हूं, यानी उसकी शक्तियों को और बढ़ाना, उसके साथ अपना संपर्क बढ़ाना। विलय तो तब होता जब वो बाहर का होता। जम्मू कश्मीर पहले से भारतवर्ष का हिस्सा रहा है, वो तो रियासत थी एक, प्रिंसली, जो पहले भी जो अपना संविधान था उसमें लिखा ही हुआ है कि इंडिया की डेफिनेशन जो है उसमें इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है। तो राजा हरि सिंह की प्रिंसली स्टेट वो भी भारत का हिस्सा है, तो अलग नहीं था वो। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि साहब उसका हिस्सा नहीं रहेगा, अब ये देखिए 370 बना कब? प्री कंडीशन की बात तो तब होती 1947 अक्टूबर में अधिमिलन हो जाता है, और ये जो एग्जिस्टेंस में आता है 1950 में आता है, और इसकी डिबेट पार्लियामेंट में जो शुरू होती है वो 17 अक्टूबर 1949 को होती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आर्टिकल 370, यानी ये डिबेट तो 2 साल बाद शुरू होती है, वो 3 साल बाद उसमें आता है। अधिमिलन तो पहले ही हो गया, तो प्री कंडीशन। जो एक चीज दिखाई दूसरा मनीष, एक मुझे 2 मिनट का मैं और समय लूंगा। एक बहुत इसमें ये खास बात बार बार कही जाती है, ये भ्रांति है बहुत जबरदस्त की स्पेशल स्टेटस है, अभी सामने भी लिखा हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। 3 किस्म की बातें आई हैं और आपका संविधान बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है, इसको भी ध्यान में रख ले। उसमें चैप्टर भी है, उसमें शेड्यूल्स भी है, उसमें अपेंडिक्स भी है, इसको जरा समझ लेंगे। अब जो है 370 और चैप्टर 21, नहीं मैं बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, तो सब कुछ क्या है, उस पे आ रहा हूं। 21 में चैप्टर 21 का ये हिस्सा है, और चैप्टर 21 में 3 चीजें हैं, 3 हेड है। वो चैप्टर का हेड है टेम्पररी, ट्रांजिटरी, और तीसरा है स्पेशल प्रोविजन। अब आप कहते हैं जम्मू कश्मीर 370 ये जो स्पेशल प्रोविजन है, अब इसकी भी कहानी सुनिए। ये जो स्पेशल प्रोविजन नाम ये इस चैप्टर में जो ऊपर हेड में जोड़ा गया, ये तो 1964 में आया, जबकि 70 तो आर्टिकल 370 जो आप कह रहे हैं वो तो 1950 में बन गया। तो कैसे हो सकता था? अच्छा, फिर अभी लोग क्या करते हैं, उसके चैप्टर को ऊपर के हेड को पढ़ करके बोल देते हैं स्पेशल। अब जब नीचे के हेड को पढ़ करके बोल देते हैं स्पेशल। अब जब नीचे आइए, उसके अंदर जहां धारा 370 वो जम्मू कश्मीर का ये शुरू होता है, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो टेम्परेरी प्रोविजन के अंदर, टेम्परेरी हेड के अंदर, स्पेशल प्रोविजन कहीं नहीं है। तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, वो था क्या? अब 370 था क्या, ये भी लोगों को नहीं पता। वो किस बारे में था कि साहब अभी कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तो जब ठीक हो जाएंगे तो धीरे धीरे भारत के संविधान को हम लागू करा देंगे। एक बस वो स्टेज वाइज था। और उसमें यह भी था, जब ये हमारे संविधान निर्माता 370 के ऊपर बात कर रहे थे, गोपाल स्वामी अयंगर की बात हुई, तो इस पर यह रजामंदी हुई कि चलिए एक 370 बनाते हैं। पर जब 370 बन रहा था, और याद रखिए ये टेम्परेरी था, चेतन जी 2 मिनट और, ये टेम्परेरी था। तो जब संविधान निर्माता हमारे जो लोग बड़े विद्वान थे, उन्होंने टेम्परेरी, हाँ इंटरिम शब्द उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर ने अपनी डिबेट में कहा था कि ये इंटरिम, और जब ये टेम्परेरी बना तो इस बात को ध्यान में रखें मनीष जी कि जब भी कोई चीज टेम्परेरी बनाई जा रही है तो मुझे उसके अंतिम सिरे को भी बखान करना पड़ेगा, व्याख्या देनी होगी, कैसे वो समाप्त होगा। वो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जब लगे कि स्टेट में हालात ठीक हो गए हैं वो कर सकता है ऐसा। हाँ, कंकरेंस स्टेट की चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, वो तो स्टेट बताएगा हालात क्या हैं। पर इसके अलावा भी एक संवैधानिक रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि नवीन के पास जाना चाहिए। नवीन, आपको ये लगता है पीडीपी के साथ आपने जो सरकार बनाई थी वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी भूल थी? जैसे नेहरू की भूल पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ सरकार बनाना आपकी भूल लगता है आपको? मनीष भाई, मैंने अभी इसको स्पष्ट कर रहा था, बीच में सब लोग बोलने लगे, मैं जल्दी से बात कंप्लीट कर देता हूं, समय कम होगा। कि हमने जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो पहली बार हुआ कि जब पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन के जरिए आतंकवादियों का सफाया किया, हमने वो डेवलपमेंट के काम किए, हमने वहां पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम किया। अलगाववादियों को रेड कारपेट दिया जाता था, हुर्रियत के नेताओं को जो रेड कारपेट। अरे लेकिन आप ये बोलिए नवीन जी, आप आस्तीन का साफ लिए घूम रहे थे, जो ये कहते हैं कि अगर 2020 के बाद सरकार की ये सोच रही तो आप ये समझिए कि ये मुल्क नहीं रहेगा। नवीन जी, हमने सरकार की राज्य की सरकार में कश्मीर में राज्य की उसकी वजह से आप ये गठबंधन हुआ और कोई कारण नहीं था यहाँ पर। दूसरी बात, नेहरू जी की बातें करी, अरे जेल में जरूर कमल का ये गुलाब का फूल रहता था, लेकिन दिल में हमेशा देश खेलता था उनके बारे में बात ना करी जाए। उस समय जितने बहुत अलग थी,
सुरक्षा राज्य के लोगों का, देश के लोगों का नीच है, उसको बंद करने का काम किया। आप थोड़ा नवीन जी सुनिए आपकी परिस्थिति को मैं समझता हूं, मैं थोड़ा समाधान बताता हूं। अरे आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोला, आज भी नवीन जी सुनिए, आज भी पीडीपी का विरोध नहीं कर सकती। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन, एक मिनट बता रहा हूं, आपके बारे में बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला कि वो जो गठबंधन था महामिलावट था। नरेंद्र मोदी ने खुद बोला वो गठबंधन महामिलावट था। प्लीज उसको जस्टिफाई मत कीजिए। और जो अभी जो आपने जो कुछ करना था वो अभी भी तो कर रहे हो। गवर्नर रूल कर रहे हो, तब भी गवर्नर रूल हो सकता था। 356 का जो दुरुपयोग हुआ है वो अब हो रहा है, पूरा स्पष्ट हो रहा है। 356 का जो पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां पर युवाओं के साथ जो हुआ है, 12-12 साल के बच्चे अंधे हुए जा रहे हैं वहां पर। क्या उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? सेना और फौज पर हमला कर रहे थे। 370 की जब आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं घिसता रहेगा, घिस जाएगा, घिस गया, बहुत हो गया, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है वो एक सेपरेटिस्ट मानसिकता पैदा हुई है कश्मीर के अंदर। आज कश्मीर का मुसलमान बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान से भी अलग रहता है। मेरे पास महबूबा मुफ्ती का एक बयान है जो कहती है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कि अगर अमित शाह के बयान पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, अनुच्छेद 370 2020 तक चलेगा। अगर ऐसा होता है तो कश्मीर का अंतिम वर्ष होगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं होगा। आपके माध्यम द्वारा देश को बताना चाहता हूं, वो जो कश्मीर में जो पाकिस्तानी टड़पुंजे घूम रहे हैं, अमित शाह एक ऑर्डिनरी होम मिनिस्टर नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, कल जो बोला है उसकी शब्दावली को समझ लीजिए। और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो 2019 का जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा आज पूरा राष्ट्र जानता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज कश्मीर का स्टेक होल्डर है। राष्ट्र को अगर कोई खतरा है तो वो जहादी ताकतों से है। कन्याकुमारी से लेके वेस्ट बंगाल से लेके, एक मिनट साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, वो खतरा है। अगर वो जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय इच्छा का पालन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं खाली यहां बात नहीं रुकेगी। सुनिए सर, यार ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। व्हाट डू यू मेक इट पार्टी पॉलिटिक्स? आपसे ज्यादा मैंने बीजेपी के 4 साल मैंने उनको परेशान किया, तभी उन्होंने विड्रॉ किया। सुनिए, आपने परेशान नहीं किया, आप ये मत कहिए आपने परेशान किया। आपने अपनी बात क्रिटिसाइज किया, आपने बात रखी और आपकी बात सुनी गई। सर ये क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो 2019 का ये आपका ये रिजल्ट नहीं होता। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और ये जो वोट मिला है इसी राष्ट्र शक्ति के लिए मिला है, रिसर्जेंट इंडिया के लिए मिला है। और सुनिए, 370 और 35 से तो शुरुआत है इनको हटाने की, लेकिन आपको साथ में और भी कुछ करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जम्मू का स्टेट अलग करना पड़ेगा, लद्दाख को अलग टेरिटरी बनानी पड़ेगी। और कश्मीर के अंदर पनुन कश्मीर यूनियन टेरिटरी कश्मीरी हिंदुओं के साथ के लिए बनानी पड़ेगी। और साथ में सुनिए, कश्मीर जहाज को मिलिट्री टैकल करना पड़ेगा। कुछ कहना चाहिए। और सुनिए, और ये जो धमकी है, ये जो धमकी है ना कश्मीर का, हम अपनी बहस के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। कश्मीर का ओरिजिनल इस्लामिक शेख अब्दुल्ला था, उसके अपने मित्र ने जेल में डाल दिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो कौन सा बवाल खड़ा हुआ? 1975 में उसकी इंदिरा गांधी उसको वापस लेके आई। हम बहस के अंतिम पड़ाव में आया था वो। 10 सेकंड सारे पहले बोलेंगे। कुछ नहीं हुआ। राज 370 पर आखिरी 10 सेकंड मेरे लिए तो थोड़े कम है, थोड़ा सा ज्यादा ले लूंगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखिए। आप समझ सकते हैं, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 370 एक तो 2 बातें मैंने बताई। पॉलिटिशियंस जो है कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब जो चर्चा शुरू हुई है, इतने साल से उस पर चर्चा नहीं हो रही थी, आज पिछले 2-3 साल की बातें हो रही, वो ठीक नहीं। अभी मैं 370 के टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करता हूं। 370 अस्तित्व में आता है 1950 में। उसके बाद 1954 में इसी 370 के प्रावधान का फायदा उठाते हुए एक 35 कैपिटल ए नाम का नया लाया गया। मुझे पीसीआर से कमांड आ रहा है, उसको मैं पैनलिस्ट की आखिरी राय लेनी है। वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड इस देश में 35 ए है, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि उसी 35 ए ने जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन को तबाह कर दिया। बहुत सारे लोग उसके पीड़ित हैं। उसकी कहानी नवीन कुमार, आखिरी टिप्पणी आपकी।
मनीष भाई केवल इतना कहना है कि जो बीज बोए गए थे बबूल के पेड़ में खड़े हुए उनको काटने का काम कर रहे हैं जी। विषम परिस्थितियों को ठीक करने मेरे का काम पास कर रहे हैं। पीसीआर हमने से देश- लगातार ब्रेक लेने का एक ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो आज के देश के सवाल में हम इतना ही कहेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।